मैं प्रीति चौधरी, सहायक अध्यापिका, जनपद बुलंदशहर। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल को समझने के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिनको मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल, जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है कि हमें इसमें बच्चों का, विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वास्तविक अधिगम स्तर कक्षा के अधिगम स्तर के अनुरूप नहीं होता। उसी कमी को पूर्ण करने के लिए हम इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को शिक्षा तकनीकी में हमें अपनाना होगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को 4 भागों में बांटा गया है। ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, इसकी आवश्यकता क्या है, उद्देश्य और बच्चों से अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण क्या है। लर्निंग आउटकम एवं आकलन, लर्निंग आउटकम की अवधारणा क्या है, अधिगम स्तर में अंतर क्यों होता है, सीखने के स्तर का आकलन हम किस प्रकार कर सकते हैं, और फिर बच्चों का चिन्हांकन करके हम उनका ध्यानाकर्षण शिविर लगा सकते हैं। भाग 3 में कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक बताई गई हैं और भाग 4 है परिशिष्ट। हम इसी की शुरुआत करते हुए भाग 1 के बारे में बताते हैं कि इसमें कहा गया है कि हम शिक्षकों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कोठारी आयोग में भी कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य को 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा की आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर अर्थात परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त करते हैं। उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं होता। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यान आकर्षण तकनीकियों को अपनाकर हम 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान आकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशल के सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में शैक्षिक संप्राप्ति स्तर की कमी को दूर करने के लिए उन्हें कक्षा अनुरूप लाने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं और शिक्षण योजना बना सकते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों से संबंधित लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। पठन पाठन के समय कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करें। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने ताकि उनकी भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना आवश्यक होगी। ध्यान आकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर आवश्यक तैयारी करके करनी होगी। बच्चों की में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। सबसे पहले घर का कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण हो सकता है, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार हो सकता है, अध्यापकों का कठोर व्यवहार हो सकता है, माता पिता की शैक्षिक स्थिति। इनमें से कोई भी किसी भी कारण की वजह से हमें कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं हो पाता। भाग 2 में लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम के विषय में बताया गया है। लर्निंग आउटकम इसी बात पर बल देते हैं कि मात्र शिक्षक ही नहीं अपितु अभिभावक भी यह जाने कि उनका बच्चा जिस कक्षा में है उस कक्षा के विभिन्न विषयों में उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और क्या क्या ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है। तभी तो हम उसकी वास्तविक अधिगम स्तर का पता कर पाएंगे। कक्षा शिक्षण, पुरानी कक्षा शिक्षण में हम सामान्य कक्षा शिक्षण करते थे जैसे वॉक और टॉक, और उसी के आधार पर परीक्षा लेकर परिणाम संख्यात्मक ज्ञानात्मक सूचनाओं का प्रकटीकरण करके कर देते थे। लेकिन अब हमें लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में हमें क्या करना है? नवाचार, ICT, अन्य तकनीकियों की सहायता से कक्षा शिक्षण करना है तथा उसका गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का अवलोकन करना है। उसके परिणाम विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, नवीन ज्ञान का सृजन, नैतिक, मानवीय एवं संवैधानिक गुणों का विकास करके करना है। यही उसका परिणाम होगा। केवल सिर्फ वो पढ़ाई ना करे, उसे और भी दक्षताएं हासिल करे, अपना व्यवहारिक ज्ञान सुधारे।
लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणाम दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर होते हैं। लर्निंग आउटकम की निम्न बिंदुओं के आधार पर और स्पष्टता से समझा जा सकता है। लर्निंग आउटकम बच्चों को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों के आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देते हैं। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं कि शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर शिक्षण विद्याओं, नवाचारों तथा ICT का प्रयोग करें। यह बच्चों को जानने, समझने एवं पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में तर्क, चिंतन तथा कल्पना शक्ति के विकास पर बल देते हैं। हम कक्षा में वॉक एंड टॉक करें और उसके बाद बच्चों का अधिगम स्तर जानने के लिए सिर्फ परीक्षाएं कराएं, इससे क्या होगा, उनका अधिगम स्तर वास्तविक नहीं होगा। उसमें हमें बदलाव लाने की जरूरत है जिससे कि हम उसका वास्तविक अधिगम स्तर प्राप्त कर सकें। लर्निंग आउटकम के उदाहरण क्या है? जैसे मान लिया हमने कक्षा 1 का हिंदी विषय लिया, उसमें बच्चे परिवेशीय ध्वनियों को पहचान लेते हैं, जैसे वाहन, बोलियां, घंटी आदि। बच्चे प्रथम तथा अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पर, जल आदि। बच्चे वर्ण अक्षर की आकृति पहचानते हैं। बच्चे वर्णों तथा अमात्रिक शब्दों को पहचानते हैं और उनकी सही बनावट में लिखते हैं। सीखने के प्रतिफल को लर्निंग आउटकम कहते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। अधिगम स्तर में अंतर क्या है? लर्निंग गैप। लर्निंग आउटकम बच्चों को वास्तविक सीख के बारे में स्पष्ट सूचना देता है। किसी भी शिक्षक के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि उसकी कक्षा में बच्चों की वास्तविक स्थिति क्या है। सामान्यतः देखा गया है कि बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर या गैप होता है। इसी को लर्निंग गैप कहते हैं। लर्निंग गैप को कम करने के लिए शिक्षक को बच्चों का चिन्हांकन करके आकलन करना चाहिए। अधिगम स्तर को कैसे पता करें? ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करे? इसको दूर करने के लिए, लर्निंग गैप को दूर करने के लिए इसकी ध्यान आकर्षण मॉड्यूल के हिसाब से हम सत्र के प्रारंभ में पिछली कक्षा की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर आकलन प्रपत्र बनाकर बच्चों के वास्तविक लर्निंग आउटकम का बोध कर लेना चाहिए। परीक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। आरंभिक परीक्षण से पूर्व हमें क्या करना है? हमें एक पेपर बनाना है जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के आकलन के लिए 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 वस्तुनिष्ठ तथा 5 आत्मनिष्ठ, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 25 प्रश्न होंगे, 20 वस्तुनिष्ठ तथा 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ। प्राथमिक के लिए पूर्णांक 45 अंक तथा उच्च प्राथमिक के लिए पूर्णांक 75, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होंगे। और उसी के साथ आंसर की भी तैयार कर लें। परीक्षण के दौरान क्या करना है? कक्षा का माहौल हल्का हो ताकि बच्चे सहज होकर उत्तर दे सकें, और एक बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चे नकल ना करें ताकि वो उनकी वास्तविक अधिगम स्तर हमें पता चल सके। प्रपत्र को दी गई 2 या 4 दिन में ही हमें चेक करना है। इसमें 0, 1, 2, 3 अंक प्रदान करने हैं। सभी बच्चों की सूची बनानी है। उसके बाद जिस प्रश्न में बच्चे को 3 अंक मिले हैं, इसका मतलब उसने उस लर्निंग आउटकम को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। 0, 1 व 2 अंक मिले हैं तो उसे आंशिक रूप से उसका वह प्राप्त हुआ है, और 0 अंक का मतलब उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिन लर्निंग आउटकम में बच्चे को 0, 1, 2 अंक मिले हैं, उनको बच्चों के साथ शिक्षकों को और कार्य और एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। बच्चों के अंकों के आधार पर 3 समूह में बांट लेते हैं, A, B और C। प्राथमिक स्तर पर समूह ए में प्राप्तांक 21 से 45 अंक वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। समूह बी में जिन विद्यार्थियों ने 16 से 20 अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, और समूह सी में जिन्होंने 15 तथा कम अंक प्राप्त किए हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। उच्च प्राथमिक के लिए समूह ए में अंक 35 से 75 होने चाहिए, समूह बी में 26 से 34 होने चाहिए तथा समूह सी में 25 या उससे कम। इसके पश्चात 50 दिवसीय ध्यान आकर्षण शिविर की अवधि में समूह बी तथा सी के विद्यार्थियों को अपनी लर्निंग आउटकम को
की प्राप्ति के हिसाब से प्रोन्नत करते जाएंगे। और शैक्षिक सत्र के दौरान एक अच्छे शिक्षक को कक्षा की प्रगति का सतत आकलन करना है, वह समय रहते हुए निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। आकलन के इस तरीके को रचनात्मक आकलन कहते हैं। साथ में बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के समक्ष बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करना ताकि निरंतर सुधार हो सके, इसीलिए इसे सतत एवं व्यापक आकलन कहते हैं। आधारभूत शिविर, ध्यान आकर्षण शिविर। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। सत्र के आरंभ में हमने चिन्हांकित किए हुए बच्चों के साथ चिन्हित मूलभूत लर्निंग आउटकम पर अगले 50 कार्य दिवस लगाकर कार्य किए जाएंगे। इसे ध्यान आकर्षण शिविर कह सकते हैं। इसे कार्यशाला के रूप में भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिगम स्तर में अंतर को कम करने में काफी मदद मिलेगी। सत्र के आरंभ में बच्चों के साथ कार्य 50 दिनों में चिन्हित लर्निंग आउटकम पर किया जाए। ध्यान आकर्षण शिविर में शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर कार्य करें। सबसे पहले हमें समय सारणी बनानी होगी जिसके अनुसार प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा कार्य आवश्यक है। अधिगम स्तर के आधार पर कक्षा के बच्चों की आवश्यकता अनुसार समूह में बांट लें। समस्त चिन्हित आउटकम को 50 दिनों में विभाजित करके एक सूची बना लें। इसमें यह तय करना है कि किस दिन किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। प्रत्येक दिन की अपनी एक व्यावहारिक शिक्षण योजना बनाकर उससे संबंधित अधिगम सामग्री की उपलब्धता पूर्व में सुनिश्चित कर बच्चों के साथ कार्य करने के लिए वर्कशीट भी पहले से ही तैयार कर लें। ध्यान रखें कि यह सामान्य शिक्षण नहीं है, इसमें शैक्षिक व नवाचारी गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रयोग करें ताकि बच्चे रुचि के साथ कक्षा शिक्षण में प्रतिभाग कर सकें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि किसी बच्चे में हीन भावना न आए। भाग 3 में हमने क्या कहा, एक ऐसी कक्षा जहां पर विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं, सामान्य शिक्षण करने से विशेष लाभ नहीं होता। लर्निंग आउटकम स्तर, लर्निंग गैप, बच्चों की चिन्हीकरण करके योजना बनाई जाती है। और ध्यान आकर्षण शिविर की समय सारणी कैसी होनी चाहिए एवं किस समय पर कौन सी तकनीकी योजना, गतिविधि, शिक्षण सामग्री प्रयोग करनी उचित होगी, इसकी हमें प्रारंभिक तैयारी करनी होगी। शिक्षण कार्य से पूर्व की तैयारी, बच्चों के अधिगम स्तर संबंधी सूची बना लें, उनका समूह निर्धारण कर लें जैसा कि समूह निर्धारण वाले उसमें बताया गया था, ए और बी और सी। लर्निंग आउटकम की सूची आपकी तैयार होनी चाहिए और समय सारणी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद दिवसवार विभाजन, अवधि और कक्षा शिक्षण को की चयनित तकनीकी को हमें अपने अवधि के अनुसार बांटना होगा। मतलब किस अवधि में हमें क्या कार्य करना है, हमें यह पूर्व योजना के साथ ही आगे करना होगा। और लर्निंग आउटकम, यह शिक्षक अपने आप ही निर्धारित करेगा कि उसे क्या लर्निंग आउटकम रखना चाहिए जिससे कि उसका जो ध्यान आकर्षण शिविर है वो पूर्ण रूप से अधिगम स्तर तक प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। यह जानने के लिए हमें शिक्षक को स्वयं लर्निंग आउटकम की जानकारी प्राप्त करनी होगी। शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा, और बैठक व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हमें यह देखना होगा कि बच्चों को हमने किस व्यवस्था से बिठाया है। शिक्षण तकनीकियां, प्रभावी शिक्षण तकनीक व तरीके। इस मॉड्यूल में बहुत सारे शिक्षण तकनीक एवं तरीके बताए गए हैं जिनकी माध्यम से, जिनकी सहायता से आप अपने कक्षा शिक्षण के अधिगम स्तर को, वास्तविक अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि यह मॉड्यूल बहुत अच्छा है और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको पढ़ें। मेरे नोट्स की सहायता से आपको मदद मिलेगी।